अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाहिदा और आप देख रहे हैं मैरी स्टॉप सोसाइटी का खुसूसी पॉडकास्ट सेहत की बात आज़ादी के साथ। आज के दिन के हवाले से सबसे पहले तो आप सब सुनने वालों को और देखने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग जो लफ्ज़ आज़ादी है उसके मुतालिक एक बहुत ही अहम मौजू पे हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि उन्वान है सेहत की बात आज़ादी के साथ, तो डेफ़िनेटली इसके अंदर हम सेहत से मुतालिक और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मौजूद जो ख़वातीन हैं उनकी सेहत के मुतालिक ऐसे मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे जिस पे अक्सर हम लोग गुफ्तगू नहीं करते या हेजिटेशन महसूस करते हैं और खुलकर बात नहीं करते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी दौरान पॉडकास्ट कि हम इंतहाई सादा अल्फाज में और काबिल अमल जो है बातें आपको बताएं, ताकि कोई भी औरत जो है वो बाखबर फ़ैसला अपनी सेहत के मुतालिक कर सके। इस मकसद के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर तस्नीम फ़ातिमा। और अगर मैं इनका इंट्रोडक्शन कराऊँ तो डॉक्टर साहिबा गुज़श्ता 30 ईयर्स से तिब और सेहत के शोबे से वाबस्ता हैं और बिलखुसूस औरतों की सेहत के बारे में इनका बहुत वसी तजर्बा है। आप गुज़श्ता 27 ईयर्स से मैरी स्टॉप सोसाइटी के साथ वाबस्ता हैं और करंटली जो है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की खिदमत अंजाम दे रही हैं। कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ वेलकम और टू द बहुत पॉडकास्ट। शुक्रिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी कि बहुत-बहुत आज़ादी मुबारक एंड आपको आई भी होप के मुबारक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। मैं चाहूँगी कि अपनी बात का आगाज़ ऐसे करूँ कि सबसे पहले आप थोड़ा सा मैरी स्टॉप सोसाइटी के बारे में हमें बताएं, हमारे सामीन को बताएं कि ये किस तरीके से ऑपरेट करती है, कैसे काम करती है। बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अभी मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं पिछले 27 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मारी स्टोप सोसाइटी 1990 में रजिस्टर हुई पाकिस्तान में अंडर सोसाइटीज़ एक्ट, और हम 1992 से हमने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। और ये ऑर्गेनाइजेशन जिस मकसद के लिए बनाई गई वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि तौलीदी सेहत था, और हमारा मिशन था कि पाकिस्तान में हर रहने वाले मर्द और औरत की तौलीदी सेहत को बेहतर बनाना। बहुत खूब। इस मिशन को लेके हम आगे चले, और फिर जैसे कहते हैं कि काफ़िला बनता चला गया और साथ में हमारे दोस्त और मिलते गए। और इस वक्त हम पाकिस्तान के 3 सूबों में काम कर रहे हैं, सिंध, पंजाब और केपी के, और इसमें हमारे डिफरेंट सर्विस डिलीवरी चैनल्स हैं। और उसमें हमारे पास स्टैटिक क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पे फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सर्विसेज जो हैं वो माहिरीन के ज़रिए दी जाती हैं। इसके ओके। अलावा हमारे पास एक प्राइवेट प्रोवाइडर्स का नेटवर्क है जिसको हम सूरज सोशल फ्रेंचाइज कहते हैं, और इस वक्त मुल्क में तकरीबन 600 ऐसी मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमारे नेटवर्क पे हैं। और उनको हमने तरबियत दी, उनको फैमिली प्लानिंग के तरीके सिखाए, और हमने एक तरह से कम्युनिटी में हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं एक फील्ड हेल्थ एजुकेटर के साथ। और फिर वो अब जो क्लाइंट्स हैं, जो कम्युनिटी की ख़वातीन जिनको सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो वो उस सूरज के पास जाते हैं और मेयारी सर्विसेज को अवेल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आउटरीच मोबाइल वैन्स हैं जो कि दूर दराज इलाकों में जहाँ पे कोई हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, वो वहाँ पे जाती हैं एक बाकायदा प्लान के साथ। और वहाँ वो किसी का जैसे होता है ना गांव का कोई जी जी, इन्फ्लुएंसर बिल्कुल होता बिल्कुल। है, कोई औताक है, वहाँ पे वो अपना मेडिकल कैंप करते हैं। और ना सिर्फ ये कि वो जो प्राइमरी हेल्थ की केयर की जो सर्विसेज है वो देते हैं, पर और अद्वियात के साथ, बल्कि साथ ही साथ जो हमारी वैन्स हैं उसमें हम अपनी आईयूसीडी यानी कि जो फैमिली प्लानिंग का एक तरीका है उसको भी हम अंजाम देते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी के साथ। तो उन वैन्स को इक्विप्ड किया गया है इस तरह से कि उसमें एक प्रोसीजर रूम भी है, क्योंकि जब आप गांव या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं तो आपको स्टरलाइज्ड कोई जगह नहीं मिलती बिल्कुल इस ऐसा तो तरह। होता है। तो उस हवाले से मुझे लगता है कि ये जो काविश है मैरिज स्टॉप सोसाइटी की कि जी वहाँ एक मेयारी
छोटा-सा चलता-फिरता अस्पताल जिसे कहते हैं वो मौजूद होता है और हम सर्विसेज़ देते हैं। तो ये 2 हमारे सर्विस डिलीवरी चैनल्स हो गए, 3 हो गए, और जी, चौथी बिल्कुल। हमारे पास कराची में 26 इस वक़्त मेरी फ़ार्मेसीज़ मौजूद हैं, जिसमें कि ज़बरदस्त। एक क्वालिफ़ाइड फ़ार्मासिस्ट मौजूद होता है और हम ड्रैप के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करते हुए मियारी अद्वियात की फ़राहमी को मुमकिन बना रहे हैं। ये सारा तो हमारा सर्विस डिलीवरी के हवाले से काम है, लेकिन इसके साथ-साथ क्योंकि आप 35 साल का तजुर्बा हो गया है जी, इस बिल्कुल। फ़ील्ड में काम करते हुए, तो अब हमारी जो स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत काबिल हमारे क्लिनिकल ट्रेनर्स हैं, जो कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंध के सर्टिफ़ाइड हैं। तो हम ना सिर्फ़ ये कि अपने सर्विस प्रोवाइडर्स की ट्रेनिंग देते हैं, बल्कि हम पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंध, हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब, आरएमएनसीएच और दूसरी जो एनजीओज़ हैं और साथ में मिज़राब, उनके लिए भी हम एज़ अ टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आई फ़ील कि तौलीदी सेहत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप जितना भी काम करें कम है, और क्योंकि आज 14th अगस्त के हवाले से हम बात करें, तो मुझे लगता है कि अकेले बिल्कुल कोई भी कामयाब नहीं हो सकता, हम सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है। तो जितनी एनजीओज़ हैं या ये कि गवर्नमेंट के इदारे हैं, हम सबको साथ मिल के काम करना है ताकि हम सेहत को बेहतर से बेहतर बना सकें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहिबा, क्योंकि जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे, तो हम अपने जो टारगेट्स को है, अपने मकसद को अचीव नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल, पब्लिक सेक्टर है, बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर है, और जैसा आपने अभी इंट्रोडक्शन दिया अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन का, तो अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि एक मेजर कंट्रीब्यूशन है मेरी स्टॉप सोसाइटी का बिल्कुल, हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोविज़न के अंदर, स्पेसिफ़िकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें और औरतों की हेल्थ की अगर हम बात करें। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट थिंग। बहुत शुक्रिया, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अभी मैंने स्टार्ट में कहा कि हमारे जो इस प्रोग्राम का उन्वान है कि सेहत की बात आज़ादी के साथ। तो ये सेहत की बात आज़ादी के साथ, इसको आप कैसा लेती हैं? आपके नज़दीक ये जो वर्ड है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? मैं ये समझती हूँ कि सेहत एक बेसिक ह्यूमन राइट है, बुनियादी हक है, और चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, उन दोनों के लिए सेहत का होना बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। तो मैं हरगिज़ ये नहीं साबित करने की कोशिश करूँगी कि सिर्फ़ औरतों का मसला ही सेहत है, मर्दों का भी मसला सेहत है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि जब हमें कोई मसला दरपेश हो हमारी सेहत के हवाले से, या हम सेहतमंद हैं लेकिन हमें कोई ज़हनी परेशानी है, या हमें कोई दूसरा मसला है, तो हुँ, हुँ। हमारे पास एक्सेसिबिलिटी हो एक ऐसे माहिर की कि जिसके पास हम जाके अपने मसले को हल कर सकें। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो पेशेंट सेंटर्ड केयर की बात करती है, क्लाइंट सेंटर्ड केयर की बात बिल्कुल। करती है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हम खुद हैं, यानी कि हम बहैसियत इंसान, हमारे पास हमें ये हक हासिल है कि जो भी हमारी बुनियादी ज़रूरत है वो पूरी की जाए। अगर हम बीमार हैं तो हमारे पास एक मौलिज का होना, अद्वियात का होना ज़रूरी है। अगर हम बिल्कुल। सेहतमंद हैं लेकिन हमारी तौलीदी सेहत, जिसमें इंसान समझता है कि उसे कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको अंदरूनी ऐसे कुछ मसाइल होते हैं जिनके लिए उसे क्लैरिटी चाहिए या कोई मुशावरत चाहिए, तो उसके पास एटलीस्ट ऐसी जगह मौजूद हो, निशानदेही हुई हुई हो कि वो वहाँ जाए, हुँ, और हुँ। जो भी उसका मसला है, या उसकी क्वेरी है, या उसके हुँ। दिमाग में कोई हेजिटेशन है या कन्फ्यूजन है, तो वो माहिर से राब्ता करे और फिर सही मालूमात ले। तो मैं सेहत को एज़ अ होलिस्टिक उसमें देखती हूँ कि जहाँ पे हमारी सोशल, फ़िज़िकल, मेंटल वेल-बीइंग जब तक इंश्योर नहीं होगी, हम एक सेहतमंद माशरा भी नहीं बना सकते। तो मेरा ख़्याल है कि मैंने हुँ। आपके सवाल का जवाब दे दिया। जी, जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम वैसे आज़ादी का लफ्ज़ बहुत सुनते हैं। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, ये आज़ादी सेहत की बात जो हम कर रहे हैं, कि बेसिकली एक्सेसिबिलिटी की आपने बात की, कि जो मैं एज़ अ पेशेंट, अगर कोई चीज़ मुझे ज़रूरत है तो मेरे पास एक्सेसिबल हो चीज़ें, चाहे बिल्कुल, वो रिसोर्सेज़ हों, चाहे वो कंसल्टेंट हो, चाहे वो बिल्कुल। मेडिसिन हो। और दूसरा चीज़ इम्पोर्टेंट जो आपने की, कि
मैं वहाँ तक एक्सेस कर सकूँ अपने तौर पे, डिसीजन मेकिंग टाइप जो चीज़ होती है, बिल्कुल, कि मुझे ये इख्तियार हासिल हो कि मुझे बिल्कुल, सेहत का कोई मसला है, तो मैंने कहाँ जाना है और कहाँ से हेल्प बिल्कुल। लेनी है। बिल्कुल दिस आपने सही इसको बिल्कुल। कंक्लूड किया। अच्छा, अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें, तो आप पाकिस्तान में जो ख़वातीन की सेहत है, उसके हवाले से आप कैसा महसूस करती हैं? क्या देखती हैं? क्या स्टेटस है? देखिए ख़वातीन की सेहत की अगर हम बात करें तो हमें कुछ अपने हेल्थ इंडिकेटर्स को देखना होगा कि ओके। इस वक्त हुँ, हमारी मुल्क की सिचुएशन क्या है। हम सबको पता है कि अब पाकिस्तान जो है दुनिया में पॉपुलेशन के हवाले से 5वें नंबर पे आ गया है। यानी कि बिल्कुल, हमारी जो आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, तो हम इसमें ही तरक्की कर रहे हैं। पहले छठे नंबर पे थे, अब हम 5वें नंबर पे आ गए हैं। तो और रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, तो हेल्थ का एक्सपेंडिचर जो है आउट ऑफ पॉकेट इस वक्त 70% के करीब हो रहा है। यानी कि हुँ, जो हुकूमत है, जो हुकूमती अदारे हैं, वो सेहत की सहूलियात को मुमकिन नहीं बना पाते, क्योंकि आबादी बेतहाशा बढ़ रही है। जहाँ तक बात हो रही है कि जी औरत की सेहत को हम किस नज़र से देख रहे हैं, तो आप देखें कि शरह अमवात औरतों में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, 155 औरतें जो हैं वो हर 1 लाख लाइव बर्थ्स के अंदर मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं और उनकी अमवात हो रही है। तो उसके लिए अगर हम देखें कि क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इस वक्त रेडी है कि हम उन औरतों को हुँ, हुँ, बेहतरीन सहूलियात फराहम कर सकें ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुश असलूबी के साथ गुजार सकें। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हम सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने हेल्थ इंडिकेटर्स को भी बेहतर कर सकें। औरत की अगर हम शरह अमवात कम करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है उसका डायरेक्टली लिंक फिर आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों की भी बच्चों जो की सेहत, अमवात का बिल्कुल, बिल्कुल। जो शरह है हुँ, वो भी हुँ, हुँ, कम होना शुरू होगी। और जी हाँ, बिल्कुल, औरत ही एक ख़ानदान का मेन कंपोनेंट होता है, मतलब उसी के साथ पूरा ख़ानदान जुड़ा हुआ होता है। अगर औरत सेहतमंद नहीं है, तो ना उसकी बच्चे और ना ही उसके घर वाले जो हैं वो खुशहाल हो सकते हैं। बिल्कुल, सही कहा आपने। जैसे आपने अभी मैटरनल मोर्टेलिटी की बात की, औरतों की सेहत की बात की, तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ ऐसे मेजर जो एलिमेंट्स हैं कि हमारी ख़वातीन अपनी सेहत की तरफ क्यों तवज्जो नहीं देती? क्या सहूलियात की कमी है, या कोई माशरती रवैये ऐसे हैं जिसकी वजह से औरत जो है अपना ख़्याल नहीं रखती या अपनी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं देती? ख़वातीन की जब हम सेहत की बात करते हैं, जो रीज़न कि क्यों नहीं हम अपने गोल्स अचीव कर पाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि पावर्टी ठीक है, एक गुर्बत है, और मेजॉरिटी जो लोग हैं उनके पास वो रिसोर्सेज, वो वसाइल नहीं है कि वो अपने ऊपर खर्च कर सके। लेकिन मुझे सबसे जो बड़ा मसला दिखता है वो एजुकेशन है, कि जब ख़वातीन एजुकेशन और लड़कियों की एजुकेशन पे इतना तवज्जो अमूमन ख़ानदानों में नहीं दी जा रही होती, जबकि अगर लड़की की एजुकेशन आप नहीं उसको दे रहे हैं, तो फिर वो अर्ली मैरिजेस भी हो रही हैं। सिंध के अंदर शादी की जो उम्र है वो 18 साल बहुत अरसे से पार्लियामेंट में, मतलब उन्होंने ये बिल बना लिया, एक्सेप्ट किया, लेकिन पंजाब में भी अब हो गया है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कम उम्र की शादियां हो रही हैं, एजुकेशन नहीं है, कम उम्र की शादी हो रही है। फिर ज़ाहिर है उसी जब एक यंग बच्ची इस रिश्ते में जब जुड़ती है, तो फिर प्रेगनेंसीज़, अर्ली प्रेगनेंसीज़ होना शुरू हो जाती है, उसका जिस्म इस वक्त रेडी नहीं है, और वो फिर बच्चे पैदा करती है, और रिपीटेड फिर बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि वो वक्फ़ा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस इतने ज़्यादा हैं। तो ये सारा जो मजमूई जो सबको अगर हम जमा करें, तो एंड अप ये होता है कि औरत की सेहत जो है वो ख़राब से ख़राब होती चली जाती है, और जब वो उस उम्र में पहुंचती है जहाँ पे कि उसे एक खुशहाल ज़िंदगी मिलनी चाहिए, वो परेशानियों में घिरी हुई होती है। और ना सिर्फ ये कि अमवात, बल्कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं जो सारी ज़िंदगी उसके साथ उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनकी वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन पे भी बहुत ज़ोर देने की ज़रूरत है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट बनाती है उसको फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। मतलब कोई कानून साज़ी अगर हुई है, तो उस कानून पे अगर आप अमल नहीं करेंगे, तो उसका नतीजा ये होगा कि जो नुकसान है वो
होता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा और कोई बेहतरी नहीं आएगी। तो ये मुझे बिल्कुल, मेरी कुछ जैसे आपने गुज़ारिश कहा कि आती वो हैं। अर्ली मैरिज एक्ट है, मतलब मौजूद है बिल्कुल, फ़ाइलों के अंदर, लेकिन एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रहा है। अभी भी बिल्कुल। हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, अर्ली मैरेजेस के वाक़यात आ रहे होते हैं, तो एग्ज़ीक्यूशन इज़ द मेन थिंग। दूसरी जो बात आपने की, सहूलियात की बात भी है, दूसरे माशरती रवैये, जी, जो बिल्कुल। जेंडर बायस बिल्कुल। अप्रोच है, इसके बारे में आप क्या बिल्कुल, कहेंगी? ये माशरती रवैये की आपने बहुत अच्छा मुझे निशानदेही की। जेंडर इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा हुँ, रीज़न है। हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि मर्द और औरत की हम बराबरी की हरगिज़ बात नहीं कर रहे। बिल्कुल। मतलब जो हुँ, इस्लाम हमें बता रहा है, अगर हम उसी पे ही अमल कर लें, तो मुझे लगता है कि जो बुनियादी हकूक़ हैं, उनका देना बहुत ज़रूरी है। और फिर आगे चल के वो जेंडर बेस्ड हुँ। वायलेंस में भी कन्वर्ट होता है, क्योंकि बिल्कुल पावर सही कहा। डायनामिक्स है ना। बिल्कुल, तो हमने एक को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया और एक को हमने बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर, क्योंकि उसकी कोई से नहीं है, वो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती, सारा कुछ जो है। अगर दूसरा जेंडर अगर हुँ, अपने हुँ। एज अ हक लेके चलेगा, तो फिर वो बराबरी भी नहीं हो पाएगी और फिर जो हम तब्दीली देखना चाहते हैं वो तब्दीली भी नहीं आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रवैये में तब्दीली का लाना, देखिए बिहेवियर चेंज जो है ये बहुत एक सुस्त अमल है और बिल्कुल, इसमें बहुत साल लगते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो फैमिली प्लानिंग की पॉलिसी है वो 1965 से लागू है। दूसरे मुल्कों ने हमसे सीखा और वो हमसे ज़्यादा बेहतर कर ज़्यादा रहे बेहतर हैं कर रहे हैं, और बिल्कुल। हमारी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन हमारा इम्प्लीमेंटेशन साइड हमेशा से वीक रहा है। कभी हम पॉलिटिकल कमिटमेंट की वजह से पीछे रह जाते हैं, कभी हम रिसोर्सेज की वजह से, कभी हम डोनर डिपेंडेंट हो जाते हैं और इस वजह से हम अपने अहदाफ को अचीव नहीं कर पाते, चाहे वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो या एसडीजीज़ हो। हम हमेशा वादा बिल्कुल, करते हैं कि इंटरनेशनल जी, कम्युनिटी से कि हम ये अचीव करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। तो इसका रीज़न जो है वो रवैया ही है, वो बिहेवियर है कि आप जब किसी भी फ़ैसले में जो डायरेक्टली लिंक्ड है उसको जब आप शामिल नहीं करते, तो बिल्कुल, फिर ना ही उसकी आपको अहमियत समझ में आती है और ना ही उसकी जो नीड है आप उसको एड्रेस कर पाते हैं। तो वो जो अनमेट नीड है वो हमारी हुँ, बढ़ती जाती है और हम मसले को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। तो आई फ़ील बिल्कुल, कि हुँ, जनरली स्पीकिंग आई थिंक कि हम सबका बिहेवियर जो है एक इक्वालिटी और इक्विटी की मैं बहस में नहीं हुँ, जाना चाहती, लेकिन एक जेंडर बायसनेस ख़त्म होनी बिल्कुल चाहिए। सही कहा। और हम सबको अगर बुनियादी हक के तौर पे सेहत की सहूलियात अगर मिलना शुरू हो जाएँ, तो मुझे लगता है कि तब्दीली इससे आएगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने स्टार्ट में तौलीदी सेहत की बात की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? और इसके अलावा ऐसे कौन से मेन मसाइल हैं ख़वातीन की सेहत के हवाले से स्पेशली, जिनको वो नज़रअंदाज़ करती हैं, या ऐसा है कि अगर उसको नज़रअंदाज़ किया जाए तो और उसको ट्रीट एक प्रॉपर तरीके से ना किया जाए, तो बहुत बड़ी पेचीदगियाँ हो सकती हैं? आई थिंक कि ये सबसे मेन सवाल है, क्योंकि अगर हमें तौलीदी सेहत समझ में आ हुँ, गई तो हम फिर अपने जो भी एक्शन प्लान्स बनाएंगे वो हमारे सही डायरेक्शन पे होंगे। एक्चुअली अगर मैं सेहत को डिफ़ाइन करूं, तो हम अगर सेहत की डेफिनेशन अगर लेना चाहें तो हम डब्ल्यूएचओ की तरफ देखते हैं कि वो क्या कहता है। तो वो ये कह रहा है कि जी फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो उसके अंदर फिर एबिलिटी टू प्रोड्यूस भी आ जाता है। ना सिर्फ ये कि बीमारी का ना होना, लेकिन एबिलिटी आपके दूसरे, आपने एक नई ज़िंदगी को जन्म देना है। तो ये एक पूरा एक एक तरह से आप कहें कि एक पैकेज है जो कि होना ज़रूरी है। तो हम अगर तौलीदी सेहत को डिफ़ाइन कर पा रहे हैं तो हम उसको कंपोनेंट भी हमें देखने होंगे। तो इसके तकरीबन कोई 9 कंपोनेंट्स हैं, और अगर उसको मैं एक लाइफ़ साइकिल के हवाले से आपको बताना चाहूँ, एक ताकि हमारे आम नाज़रीन भी इसको समझ सकें कि जब भी को बच्चा बच्चा या बच्ची जब जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है, तो उसके रिप्रोडक्टिव राइट्स डे 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब जब वो बच्चा है तो जैसे ही पैदा हुआ तो हम इम्यूनाइज़ेशन की बात करते हैं। हाँ, ओके, उसको बीसीजी लगेगी, उसको पोलियो भी पिलाया जाएगा।
तो ये उसका हक है कि उसको आने वाली बीमारियों से पहले ही हिफाजती उसको टीके लगा दिए जाए। तो ये भी एक पार्ट हो गया। फिर जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और अब वो 5 साल का हो गया, तो ज़ाहिर है अब उसकी नशो-नमा भी होनी है, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी ग्रोथ, उसकी स्कूलिंग, ये सब उसके हक हैं जो उसको मिलने चाहिए। और जब वो बलूगत की तरफ वो बच्चा या बच्ची पहुंचता है, तो फिर उसको दूसरे मसाइल आते हैं, जिसमें हुँ। मेनार्की आ गई। अगर लड़की है तो ज़ाहिर है उसको हैज़ आना, पीरियड्स आना शुरू होंगे। अगर लड़का है तो उसमें भी तब्दीलियाँ आएँगी, जो कि एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ़ का पार्ट है। यानी बच्चे खौफ़ज़दा हो जाते हैं, फ़ियर होता है और परेशान होते हैं, लेकिन अगर हम उनकी सही रहनुमाई करें, उस वक़्त तो वो अपना प्यूबर्टी के जो भी फ़ेज़ेज़ हैं, वो उसको खुश उसलूबी के साथ गुज़ार सकते हैं। फिर हम आते हैं कि जी अब एडोलेसेंस हो गए, अब वो शादी की उम्र को पहुंच गए, अब शादी करनी है। तो उसमें भी उस वक्त उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, ताकि वो उस रिश्ते को अच्छे से निभा पाएँ। अब हम देख रहे हैं कि जी अगर सही उम्र में शादी हो, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि जो अर्ली मैरिजेस हैं, इनको हमें डिस्करेज करना चाहिए, ताकि लड़का हो या लड़की जब वो इस शादी के बंधन में हो, तो उनकी जो जिस्मानी निशोनुमा वो मुकम्मल हुई हुई हो, ताकि वो एक नई ज़िंदगी को जब प्लान करें तो वो उनकी बॉडी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना आए। ठीक तो है। अब इसमें हमारे पास फिर काउंसलिंग आ गई कि आपने उसको, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो ज़ाहिर है उसका एंटीनेटल केयर होना चाहिए, उसकी फिर डिलीवरी, सेफ डिलीवरी होगी, और फिर पोस्टनेटल केयर है। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं, मुझे थोड़ा अभी वक्फ़ा चाहिए, फ़र्ज़ कर लें कि 20 साल की लड़की है, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, या जो लड़का है, जो उसका शौहर है, उसको कोई इस तरह के अपनी मुलाज़मत के हवाले से कुछ उसके डिफरेंट गोल्स हैं, और वो समझते हैं कि ठीक है, शादी का होना एक ज़रूरत है, और एक हमारा जिसे कहते हैं मज़हब की तरफ से भी इस बात को इनकरेज किया जाता है कि लोग सही उम्र में शादियां करें। तो अब उनको स्पेसिंग चाहिए, तो हम हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग की बात करते हैं। अगर अभी बच्चा नहीं हुआ फिर भी स्पेस चाहिए, तो आपके पास वो सारे कॉन्ट्रसेप्टिव्स अवेलेबल हों, जो कि आपको उस तरह का वक्फ़ा दे सके। बच्चा पैदा हो गया तो फिर दूसरे बच्चे के दरमियान का वक्फ़ा जो है वो हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग की जो मैंने बात की, कि अब दूसरे बच्चे के दरमियान आपको कितना वक्फ़ा करना है। अब अगर हम इस्लाम की रूह से देखें तो 2 साल माँ दूध पिला रही है, तो अब उसमें ब्रेस्ट फीडिंग भी आ जाती है। और अगर उसने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की है, तो वो ज़्यादातर लैक्टेशनल एमेनोरिया हो जाता है, जिसमें कि फिर वो अगला जो है उसको माहवारी नहीं आती, और फिर उसमें उसको बच्चा भी नहीं ठहरता। तो ये कुदरती तौर पे भी अल्लाह चाहता हुँ। है कि फैमिली प्लानिंग हो। तो अब ये सारी चीज़ें भी तौलीदी सेहत का पार्ट है कि जी ब्रेस्ट फीडिंग भी हो गई, फिर आपने फैमिली प्लानिंग की, और उसके बाद आगे चलते हैं, जब उम्र के उस हिस्से में आते हैं जहाँ पे दूसरे मसाइल भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो औरत की काफ़ी लंबी है, 50 से 55 साल के बाद वो मेनोपॉज पे जाती है। तो अब उसमें अब कुछ बीमारियां हैं, कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो 40 साल के बाद हो सकते हैं, जिसमें छाती का कैंसर बहुत कॉमन है। तो उसको अर्ली स्क्रीनिंग करनी है हमने, और या फिर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो है बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो उसके लिए भी हमें स्क्रीनिंग करनी है। तो ये सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन, ये सब तौलीदी सेहत के एम्बिट में आता है, अम्ब्रेला में आता है। और हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस इंडिविजुअल की सेहत को देखते हुए हर उसका जो भी ज़िंदगी का फ़ेज़ है, उस फ़ेज़ में जो भी मसाइल हैं, उसको हम सपोर्ट करते रहें। अभी जैसे मैंने बात की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, तो अब एचपीवी वैक्सीन अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कुछ दिन पहले, जिसमें कि उन्होंने स्कूल्स में एचपीवी वैक्सीन हुँ, को हुँ। मुतारिफ़ कराया। और आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा फ़ैसला, एक अच्छा एक्शन है गवर्नमेंट का, जिसमें कि हम सबको उनका साथ देना चाहिए। 9 से आपके जो 14 साल का बच्चा या बच्ची, दोनों को एचपीवी वैक्सीन अगर लग जाती है, 2 डोज़ेस की बात है, तो वो आगे चल के अपनी ज़िंदगी में सर्वाइकल कैंसर से बच जाएँगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिबेट होती है कि भाई सर्विक्स तो बच्ची के पास है तो लड़के को क्यों लगाएँ? लेकिन देखें, जब एक शादी के बंधन में एक लड़का-लड़की जब मिलते हैं, तो फिर बहुत सारी ऐसी
बीमारियां हैं जो कि एक दूसरे से लगती हैं। जरासीम अगर मर्द के अंदर है तो हुँ, वो हुँ। शौहर के अंदर है तो वो बीवी की तरफ जा सकता है। बीवी के पास कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो वो मर्द को भी लग सकता है। तो मैं एक तो इस पॉडकास्ट का फ़ायदा लेते हुए मैं एचपीवी जी, बिल्कुल। वैक्सीन की मैं बहुत हिमायत करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को आप जिस तरह से हम पोलियो के कतरे पिलाते हैं, दूसरी इम्यूनाइज़ेशन करते हैं, तो हम एचपीवी वैक्सीनेशन के लिए भी हमें सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ख़तरनाक बीमारी से, मुस्तक़बिल की हुँ, ख़तरनाक बीमारी से आपको बचा लेता है। तो ये भी तौलीदी सेहत का एक कंपोनेंट बन जाता है। और फिर जब ख़वातीन मेनोपॉज़ की एज में पहुँचती हैं, जो कि 45 से 55 साल की उम्र होती है अमूमन, और उसमें जब उनकी माहवारी आना बंद हो जाती है तो उनमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और उसकी वजह से जो वो कैफ़ियत से गुज़रती हैं वो अमूमन लोग नहीं समझ पा रहे होते हैं। और क्योंकि ज़ाहिर है वो उम्र का वो हिस्सा होता है जहाँ पे अमूमन उनको नाकारा समझ लिया जाता है, जबकि उसमें उनको हॉट फ्लैशेस आ रहे होते हैं, उनको स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग हो रही होती है, मूड चेंजेस हो रहे होते हैं, और वो चिड़चिड़ापन अमूमन जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं उनमें जो चिड़चिड़ापन है वो इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह वजह से आता है। और होता ये है कि हम क्योंकि उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम उसको समझते हैं कि ये तो बस ड्रामा है और यूँ है, और हम कोई साइंटिफिक उस पे ना नॉलेज को अप्लाई नहीं करते। पूरी दुनिया में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है इन ख़वातीन के लिए, ताकि जो हार्मोन्स अब इस उम्र में बनना बंद हो गए, जैसे एस्ट्रोजन, और हम कहते हैं ना कि ख़वातीन में जब एस्ट्रोजन बनना बंद होता है, जब उनका ओव्यूलेशन रुक जाता है, तो ना सिर्फ ये कि वो मूड चेंजेस लाता है, बल्कि आप देखें फिर उसमें उनकी बोन डेंसिटी भी कम होएगी, और फिर वो उनको फ्रैक्चर्स भी होना शुरू होंगे, ऑस्टियोपोरोसिस, एंड बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आगे चल के इस एज में होने का ख़दशा होता है। तो इसलिए अगर हम तौलीदी सेहत की बात करें तो हमें एक होलिस्टिक पिक्चर लेने की ज़रूरत है, और हम कोशिश करें कि हर उस ज़िंदगी, चाहे वो मर्द है या औरत, उसकी जो पूरी ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ है उसमें जो जो उसका रिप्रोडक्टिव राइट है वो उसको मिल रहा हो। जैसे मैंने आपको ये हुँ, हुँ। कंपोनेंट्स बताए, जिसमें अगर मैं इसको दोबारा से रिवाइज़ करने की कोशिश करूं, कि हमने कहा कि जी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, फिर हमने कहा कि अंडर एज ऑफ 5 बच्चों की न्यूट्रिशन पे हमें ध्यान देना है, फिर हमने बात की सेफ़ मदरहुड की, जिसमें कि एंटीनेटल केयर, डिलीवरी, पोस्टनेटल केयर, फिर हमने कहा कि पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग भी होनी चाहिए, और फिर इंटरवल फैमिली प्लानिंग भी होनी चाहिए, ये भी कंपोनेंट है। और उसके बाद हमने कहा अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, इसकी स्क्रीनिंग ज़रूरी है। साथ ही साथ वो जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं उनसे भी हमें बचाव करना है, कि जो एक दूसरे से मियाँ बीवी को लग रहे होते हैं, तो हमें कपल ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है, तो ये भी उसका कंपोनेंट है। और फिर आखिर में जो हमने मेनोपॉज़ की बात की, कि उसको भी हमें अहमियत देने की ज़रूरत है, ताकि हमारे माशरे का ये जो तबका है जो इस एज में आ गया है मेनोपॉज़ का, वो माशाल्लाह अब, क्योंकि आप देखें हर घर में नानी, दादी, सास, ये सब मौजूद हैं, तो हमें उनके रवैये को भी समझना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनका ये रवैया हो, तो हमें उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और उनको एक बेहतर डाइट, और जिसे कहते हैं कि एक अच्छा माहौल, एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है। रूटीन में हम डॉक्टर साहब देखते हैं कि हमारे पास लोग आते हैं, हम डील करते हैं डे टू डे। तो कॉन्सेप्ट ये होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कि बस जैसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं या तौलीदी सेहत की बात करते हैं तो फ़ौरन आ जाता है कि बच्चा पैदा करने की सलाहियत। लेकिन जैसे आपने बताया, तो इसको अगर मैं समराइज़ करूँ कि पैदाइश से लेकर बिल- और टिल डेथ तक बिल्कुल, जो जो आपकी लाइफ के साइकिल्स हैं, तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, जितनी भी आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात की, सर्वाइकल कैंसर की बात हुई, ब्रेस्ट फीडिंग की बात हुई, ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं पैदाइश से लेकर डेथ तक। बिल्कुल, इसी चीज़ को लेते हुए अगर मैं ये चाहूँगी कि इसमें जो हम ख़ानदानी मनसूबाबंदी की भी इसका एक कॉम्पोनेंट है। तो नॉर्मली क्या कॉन्सेप्ट है लोगों का कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी का मतलब है कि बच्चा पैदा करने के अमल को रोकना है। क्या कहेंगी आप इस सिलसिले में?
जी, आपने तो बहुत ही जिसे कहते हैं एक गंभीर मसले को छेड़ दिया है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी मैंने कहा कि फ़ैमिली प्लानिंग की जो हमारी पॉलिसीज़ है 1965 से गवर्नमेंट ने बना ली, इस्टेब्लिश कर ली। लेकिन फिर जैसे-जैसे वक़्त बढ़ता गया, डिफरेंट नारे आए और फिर उन्हीं के अगेंस्ट में फिर दूसरी बातें होने लगीं। ब बच्चे 2 ही अच्छे, ये भी ठीक नहीं हुआ, कम बच्चे खुशहाल घराना, बिल्कुल। वो भी ठीक नहीं हुआ। तो नतीजा ये निकला कि थोड़ी-सी कन्फ्यूजन फैल गई और एक एम्बिगिटी क्रिएट हो गई कि ये अच्छी चीज़ है भी या नहीं है। ओके। जबकि मेरे हिसाब से फैमिली प्लानिंग को अगर मैं सादा अल्फाज़ों में कहूँ, तो ये एक ऑटोनॉमी है, जो एक खुद मुख्तारी है, जो एक कपल को देती है कि वो दोनों मिलके फ़ैसला करें। एक बाहमी मशवरे के साथ वो एक फ़ैसला करें कि उनको कितने बच्चे चाहिए, कब चाहिए और 2 बच्चों के दरमियान कितना वक़्फ़ा होना चाहिए। क्योंकि देखिए प्लानिंग करने से अल्लाह ने नहीं रोका और मेरा ख़्याल है कि वही कौमें तरक्की करती हैं जो अच्छा प्लान करती हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। इसमें बंदी का जो लफ्ज़ रखा गया, तो लोगों ने कहा कि बस हर चीज़ बंद हो रही है और ये तो कोई साजिश है या कोई हमारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई मतलब इस तरह के गलत रवैये हमने सुने। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया की मौजूदगी में कम से कम हम खुल के ये बात कर सकते हैं कि देखें, अक़ल का इस्तेमाल करने को अल्लाह ने मना नहीं किया। जब आपके पास एक साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है कि आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो हम सुनी सुनाई बातों पर अमल ना करें। 2 तरह की मेडिसिन्स होती हैं, एक होती है क्यूरेटिव मेडिसिन, एक होती है प्रिवेंटिव मेडिसिन, आपको पता है। जी। बीमार हो गए तो हमने दवा ले ली, क्योर ले लिया, लेकिन हम प्रिवेंट करना चाहते हैं। एक ऐसी और फैमिली प्लानिंग मुझे लगता है कि ये एक बहुत खूबसूरत तरीका है कि आप आइंदा के मसाइल से बच सकते हैं। अगर आप अच्छा प्लान करेंगे, उस औरत की सेहत अच्छी रहेगी, आने वाले बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी और फिर ये कि जो शौहर पे ज़िम्मेदारियाँ हैं, घर को चलाना है, ख़ानदान को चलाना है, एक्सक्यूज़ मी, ख़ानदान को चलाना है, तो उसके लिए वसाइल जो इकट्ठा वो कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, एक ख़ानदान को परवरिश करने के लिए। तो ये जो दोनों जेंडर्स जो मेहनत कर रहे हैं, तो उसका एक खूबसूरत अंदाज़ में आपको एक अच्छा मैं कहती हूँ कि एक रिज़ल्ट मिलता है और आप देखते हैं कि वो ख़ानदान बहुत खुशहाल रहते हैं जो अपने वसाइल के हिसाब से पाँव फैलाते हैं। ऐसी ही बात है कि मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं 1000 रुपए की ख़्वाहिश करती रहूँ, तो फिर वो 100 रुपए की भी अहमियत ख़त्म हो जाएगी और मैं एक ना ख़त्म होने वाले मसाइल में उलझती चली जाऊँगी। बिल्कुल। आई एम सॉरी कि मैंने आपको ये मिसाल दे दी है, हो सकता है गलत लगे, लेकिन मत कहना ये चाह रही हूँ कि पाँव तो नहीं फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, बिल्कुल। राइट? हुँ। तो अब हम सब ने देखा कि पाकिस्तान में जो पॉवर्टी की लाइन है, मतलब कितना लोग कमाते हैं, तो उसको हम अगर देखें तो मेरा ख़्याल है कि बच्चों की तादाद को डिसाइड करना बहुत आसान होगा। तो आपके जितने, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर आप बच्चे को दुनिया में ला रहे हैं, तो फिर आपने उसको सेहत भी देनी है, तालीम भी देनी है, अच्छा माहौल भी देना है और उसकी ज़रूरियात का ख़्याल भी रखना है। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप बच्चे तो पैदा कर लें और फिर आप कहें कि रोटी एक ही है या 5 बच्चों में मैंने उसको डिवाइड करनी है, मेरे पास 5 रोटियाँ नहीं हैं। तो ये बहुत ही क्रूड मिसालें हैं, लेकिन इसको समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि आप इस तरीके की जो खूबसूरती है, जो फ़ायदा है, उसको हम हुँ। अंडरमाइन करते हैं और हम ऐसी बहसों में पड़ जाते हैं जिनका कोई हल नहीं है। तो वही कौमें तरक्की करती हैं जो अच्छा प्लान करती हैं और अपने रिसोर्सेज़ में रहते हुए डिज़ाइन करती हैं अपनी ज़िंदगी को, अपने माहौल को। हम देख रहे हैं कि इस वक़्त हमारे मुल्क के हालात, कुछ शहर बहुत अच्छे बनते चले जा रहे हैं और कुछ हुँ। शहर बहुत पीछे रह गए। हम इस वक़्त कराची में मौजूद हैं, कराची की आबादी 2 करोड़, 2.5 करोड़, अब सेंसस तो हो नहीं रहा कि हम सही हुँ। कभी भी वो बता पाएँ। लेकिन इसके मसाइल आप देखें, एक सड़क से लेके एक जिसे कहते हैं ना कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो हमें उसकी कमी लग रही है ना। हम कहते हैं पानी भी हमें टैंकर से मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आ रही। तो हम मसले के हिसाब से फिर फ़ौरन सॉल्यूशन ढूँढते हैं। लेकिन इस मसले को हम मसला ही नहीं समझते कि हम इसको सॉल्यूशन ढूँढें। इसका सॉल्यूशन मतलब अगर आप समझते हैं कि ख़ानदान
मेरे घर में अगर 4 कमरे हैं और मैं उस ख़ानदान के अफ़राद को बढ़ा के 20 कर लूँ, तो वो 4 कमरे मेरे लिए नाकाफ़ी हो जाएँगे और उससे होगा, क्योंकि हम पब्लिक हेल्थ वाले लोग हैं, तो हमारा जो लैंडस्केप होता है वो हमेशा कम्युनिटी होता है। और फिर जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अगर वो लोग मतलब हम सब लोग, मैं हुँ, अपने आप को भी उसमें शामिल करूँगी, कि हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हम जो भी गलतफ़हमियाँ, जो भी मिसकंसेप्शंस इस फैमिली प्लानिंग को लेके हुई हुई हैं, उनको हम कम करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि जिन ख़ानदानों को, जिन कपल्स को अनमेट नीड है, उनकी नीड को हम एड्रेस कर सकें। इसी चीज़ में मैं थोड़ा-सा अपना एक राय देना चाहूँगी कि जैसे हमने देखा है बहुत से क्लाइंट्स होते हैं, हम डील कर रहे होते हैं। तो जो आपने बात की ना कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी, अगर उर्दू में इसको लें बंदी का लफ्ज़, और अगर हम इंग्लिश में बात करें या फैमिली प्लानिंग की, तो एक्चुअली इट्स प्लानिंग कि आपने प्लान करना बिल्कुल, है। एक बिल्कुल, न्यू कपल है तो उसने प्लान करना है कि उसको कब बच्चे चाहिए, कितने चाहिए, कितने बिल्कुल। गैप से चाहिए। ब इट्स नॉट अबाउट के बिल्कुल बंद हाँ, आप बच्चे बंद एग्ज़ैक्टली, करें। तो ये एग्ज़ैक्टली। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए, और यही हमारा मकसद भी है कि हम बिल्कुल, ये अवेयरनेस दें कि फैमिली प्लानिंग का एक्चुअली मकसद क्या है। और बिल्कुल। समटाइम्स तो फैमिली प्लानिंग के अंदर जो मैंने पढ़ा है कि उसके अंदर इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट को भी आप जो है प्लानिंग में करते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो गई, आपका एक बच्चा है, दूसरा बच्चा नहीं हो रहा, या आपने अपना जो डिज़ायर ड्यूरेशन थी 4 इयर्स आपने कर ली, उसके बाद आप अगर बेबी के लिए जा रहे हैं तो वो नहीं हो रहा, तो उसका प्लान भी करना कि अब आपने सेकंड बेबी चाहिए, थर्ड बेबी चाहिए, तो ये भी आपकी एक फैमिली को प्लान कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, तो बिल्कुल जो आप ठीक सारा कह रही आपने हैं। बताया तो उसको मैंने इस तरीके से अंडरस्टैंड किया। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप ने सही समझा। और फैमिली प्लानिंग के लिए देखिए, हम जब बात करते हैं ना, तो 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जी। एक तो ये कि फर्टिलिटी इंटेंशन, जो अभी जैसे आपने कहा, कब बच्चे चाहिए, कितने चाहिए, उनमें स्पेस कितनी होनी चाहिए। फिर हम मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखते हैं कि हर तरीका फैमिली प्लानिंग का हर किसी के लिए काबिल अमल नहीं होता। तो हमें एक माहिर की, एक तरबियत याफ्ता सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत है, जो कि स्क्रीन करके उसको गाइड करे कि हाँ, ये वाला तरीका तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुकम्मल हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तो और फर्टिलिटी इंटेंशन, देन मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड द थर्ड इज़ योर प्रेफरेंसेस, लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस, कि मैं किस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो फिर ये तीनों चीज़ें मिल के फिर आपको बताती हैं कि आपको कौन सा तरीका फैमिली प्लानिंग का अपनाना है। तो मुझे लगता है कि अगर ये हम सारी ज़िम्मेदारी एक शख्स के ऊपर डाल देते हैं, जिसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, या हम उसको सोशल मीडिया के हवाले कर देते हैं कि भाई आप बस गैदर करते रहें इंफॉर्मेशन और जैसा आप चाहें करें, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी क्लिनिक के अंदर ज़रूर जाएँ, जहाँ पे कि एक तरबियत याफ़्ता डॉक्टर या पैरामेडिक या सर्विस प्रोवाइडर मौजूद है, जो आपकी हिस्ट्री ले, आपसे ये सारी चीज़ें पूछे, उसके बाद वो आपको एग्ज़ामिन करे और फिर वो आपको बताएगा कि जी कम अरसे के वक़्फ़े कौन से हैं, लंबे अरसे के वक़्फ़े कौन से हैं, या अगर वो फैमिली कंप्लीट करके आया है, तो फिर सर्जिकल यानी परमानेंट हमेशा के लिए कौन-सा फैमिली प्लानिंग होता है। तो ये एक छोटी-सी, मैं कहूँ कि थोड़ा-सा साइंस है, लगती आसान है, लेकिन हर इंसान के लिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़ैसला होता है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि अगर सब लोग ज़िंदगी से थोड़ा-सा वक़्त निकाल पाएँ, और आधा 1 घंटे की बात है, जो भी आपका करीबी क्लिनिक है, जिसमें कि आपका इत्मीनान है कि वहाँ पे क्वालिटी सर्विसेज़ अवेलेबल हैं, तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। और इसको मतलब एक हैबिट के तौर पे लें, एक रवैये के तौर पे लें, रादर देन कि जी जब बीमार होंगे तभी जाएँगे। डॉक्टर के पास तो जाना यूँ ज़रूरी हो जाता है कि बीमार है इसलिए जा रहे हैं। लेकिन ये सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जो आपको खुद से सेल्फ रियलाइज़ करनी होंगी कि हाँ, मुझे ज़रूरत है। तो इसके लिए फिर मुझे लगता है कि आपको किसी न किसी करीबी तरबियत याफ़्ता माहिर के पास जाना चाहिए। अच्छा, हमने अक्सर देखा है, हम काम करते हैं रूरल एरियाज़ में भी ज़्यादा होता है कि एक बच्चे के बाद फ़ौरन दूसरा बच्चा, एक के बाद हुँ, एक। अच्छा, वो जो हामला हो जाती है उसका एक के बाद एक होती है। जैसे हमने रिसोर्स की बात की, लेट्स सपोज़ अगर हम एक बात करते हैं कि रिसोर्सेज़ हैं, लोग कहते हैं कि हमारे पास तो है, अल्लाह का दिया सब कुछ, हम खिला पिला हाँ, सकते हैं। बिल्कुल। तो
उस सूरत में आप क्या एडवाइस करेंगी कि एक हमल के से दूसरे हमल के दौरान कितना वक्फा होना चाहिए जो उस औरत की या माँ की सेहत के लिए ज़रूरी है? अगर बिल्कुल, हम एक लिहाज से अपनी रिसोर्सेज को निकाल दें तो उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल। कितना वक्फा ज़रूरी है? आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें हम किसी पर्टिकुलर नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। हम्म। हम ये कह रहे हैं कि आपको किस तरह से 2 बच्चों के दरमियान आपको स्पेस करना है। तो अगर मैं डब्ल्यूएचओ की बात करूँ तो डब्ल्यूएचओ 24 महीने का बताता है, यानी कि 2 साल बच्चा पैदा किया, उसके 2 साल के बाद अब आपने ट्राई किया और प्रेगनेंसी जो है वो आपके 25वें महीने में शुरू होगी, और फिर वो 9 महीने की प्रेगनेंसी जब वो डिलीवर करेगी तो आपका पहला बच्चा उस वक़्त तक 33 महीने का हो चुका होगा, ठीक ठीक है। है? तो यानी कि 2.5 साल से ज़्यादा की उम्र का हो गया। तो ये एक औरत की जो फिज़िकल उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी उसकी एबिलिटी है, उसके लिए 24 महीने ज़रूरी हैं के का वक़्फ़ा 2 प्रेगनेंसीज़ के दरमियान, ठीक है? ओके। तो ऐसा नहीं कि 24 में आप पहले ही से कंसीव किए हुए हों और आप 24 महीने के बाद डिलीवर हो, नहीं, क्योंकि देखें कुरान हमें कह रहा है कि 2 साल दूध पिलाओ। जी तो बिल्कुल। जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो उसको प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आजकल टॉप फीड का बहुत फ़ैशन है, लोग अमूमन जो ख़वातीन काम कर रही होती हैं तो उन्होंने कभी ब्रेस्ट फीड किया, कभी टॉप फीड दिया, तो उससे ये होता है कि वो जो कुदरती वक्फ़ा था वो ख़त्म हो जाता है और उसके दरमियान ही वो कंसीव कर लेती हैं और उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि माहवारी बंद हुई हुई होती है। तो ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है इस वजह से, लेकिन हमें हमारा मज़हब भी तालीम दे रहा है कि कम से कम 2 साल का आपका वक्फ़ा होना चाहिए, वो माँ बच्चे को दूध पिलाए, क्योंकि ज़ाहिर सारी इम्यूनिटी उसको उस ब्रेस्ट मिल्क से आनी है। तो उसकी अहमियत अब पूरी दुनिया जो है उस तरफ जा रही है, और हम फ़ैशन को समझते हुए हम उसको टॉप फीड पे लेके जा रहे हैं और चाय पिला देते हैं और पता नहीं क्या कुछ हमने देखा है कि अंदरून मुल्क में हो रहा होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो कहने का मकसद सिर्फ़ ये है कि ना सिर्फ ये कि माँ जो है वो 24 महीने का डिस्टेंस करे अपनी 2 प्रेगनेंसीज़ के साथ। ये तब हो रहा है कि जब उसने डिलीवरी की है। अगर फ़र्ज़ कर लें किसी का मिसकैरेज हो गया है और अब वो मिसकैरेज होने के बाद कितना अरसा उसको रुकना चाहिए, तो वो कम से कम 6 महीना है, जो डब्ल्यूएचओ बताता है कि 6 महीने में उसको दूसरी प्रेगनेंसी नहीं आनी चाहिए। ये क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर वो प्रेगनेंसी आ गई तो जो उसकी जिस्मानी कमज़ोरी है वो बढ़ जाएगी, और वो हम्म। इतनी बढ़ जाए क्योंकि उसने रिकवर नहीं किया अपनी पहली प्रेगनेंसी से। जो देखें, टोल तो आता है ना, आप ज़ाहिर 9 महीना बच्चा उसने पेट में रखा है, पाला है, बिल्कुल। तो उसकी जो जिस्मानी जो साख्त है उसमें तब्दीली आई, उसकी जो न्यूट्रिशन है उसमें फ़र्क आया। बहुत सी ख़वातीन बहुत ही कम हेमोग्लोबिन लेवल के साथ बच्चे डिलीवर कर रही हैं आजकल, मुस्तकिल कहती हैं हमें थकन है, हमें घबराहट है, सांस फूल रही है। तो ये सारी अलामात हैं जो बता रही होती हैं कि भाई जिस्म अभी तैयार नहीं है, अभी कमज़ोर है। लेकिन वो दूसरे बच्चे की प्रेगनेंसी जब शुरू हो जाती है तो वो एक एक तरह का विशेष साइकिल है जो चलता जाता है। तो इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। कम से कम 24 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, मतलब पहला बच्चा पैदा किया, 24 महीने के बाद फिर दोबारा प्रेगनेंसी आएगी तो वो सेहतमंद होगी। अगर मिसकैरेज हुआ है तो उसके बाद 6 महीने बच्चा नहीं आना चाहिए, प्रेगनेंसी 6 महीने के बाद प्लान करनी चाहिए। तो आई थिंक कि अगर हम इतना हम्म। भी कर पाएँ तो उससे हम जो हमारा बच्चों का जो तादाद है वो भी काफ़ी हद तक हम उसको मैनेज कर सकेंगे। और जो माँ की सेहत है माँ की डेफिनेट सेहत है, उसके एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ऊपर भी बिल्कुल, इम्पैक्ट होगा। अच्छा, बिल्कुल। अभी हमने बात की थी माने हमल तरीक़ों की। जी, नॉर्मली क्या होता है कि फैमिली में कोई ले रहा है, उसने अपनी नंद को, भाभी को, किसी को भी जो है एडवाइस कर दिया और द वर्ड ऑफ माउथ लोग आते हैं आपके पास कि हमें ये तरीका चाहिए। हुँ, तो जिस वक़्त एक कंसल्टेंट या डॉक्टर उसको देख रही होती है, तो वो किन बुनियादों के ऊपर जो है ये फ़ैसला करती है कि इसको कौन से तरीका इसको सूट करेगा या इसके लिए बेहतर है? या ठीक जो है। वो आके कहे कि भई मेरे घर ख़ानदान में तो सब ने ये वाला तरीका किया था, मैं भी यही लूँगी, तो क्या उसको दे दिया जाए वो? हाँ, जी, हाँ, हाँ, बिल्कुल नहीं दिया जाए। देखिए, हर इंसान यूनिक है, ठीक है? जो मुझे सूट करता है वो ज़रूरी नहीं आपको सूट करे।
और जो आपको करता है वो हो सकता है किसी तीसरे को भी ना कर रहा हो। तो ये जो आपने बात की ना कि ख़ानदान में मेरे रिश्तेदारों में ये मेथड बहुत सब लोगों ने लिया हुआ है, हुँ, सब बहुत खुश हैं, तो मुझे भी ऐसे ही चाहिए। तो ये तरीका, ये रवैया गलत है। इसके लिए मैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि हमें समझना पड़ेगा कि अगर जितने मुख्तलिफ आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल है, तो हर मेथड हर किसी के लिए मुआफ़िक नहीं होता। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम पहले उसकी हिस्ट्री जब लेते हैं, तो हम उसका वो जो लाइफ़स्टाइल जो मैंने बात की शुरू में, कि उसकी प्रेफ़रेंसेस हैं, वो क्या है, वो समझने की ज़रूरत है। फर्टिलिटी इंटेंशंस समझने की ज़रूरत है कि वो चाहती क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है, और उसके साथ, और फिर ये कपल काउंसलिंग की भी मैं बहुत बात करूँगी कि दोनों मियाँ बीवी बैठ के अगर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के साथ जो क्वालिफाइड है उसके साथ ये सारी बातें कर ले, तो एक बहुत अच्छे मेथड की तरफ उन्हें गाइड किया जा सकता है। हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करते हैं, हम इन्फॉर्म्ड चॉइस की बात करते हैं, क्योंकि ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसको मालूमात मुकम्मल दी जाए। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी कि मैं कुछ बात बताऊँ और कुछ बात नहीं करूँ। मैं उनको हर चीज़ बताऊँगी कि कितने तरीके इस वक्त दस्तयाब हैं, कौन से तरीके हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, और आपको उससे क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। हमें हर चीज़ बता देनी है। देखिए, कोई भी चीज़ 100% कामयाब नहीं होती। कुछ ना कुछ उसमें परसेंट एरर रहता है। कभी आपने गोली खाना भूल गए, उससे भी मसला हो सकता है। बिल्कुल। इंजेक्शन वक्त पे नहीं लगाया, हुँ, जो हुँ। कि 12 हफ्ते के बाद लगाना था, आपने 14 हफ्ते पे लगाया, तो ज़ाहिर है वो भी फ़ेल हो जाएगा। इसी तरह आईयूसीडी आपने एक गैर तरबियत याफ्ता से अगर डलवाने की कोशिश की, जो लंबे अरसे का वक्फ़ा है, जो बच्चेदानी में एक हम छोटी सी जो प्लास्टिक की ट्यूब रखी जाती है, अगर आपने गलत जगह से रखवाया, तो ज़ाहिर है उसमें भी परफोरेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हर मेथड की, मैंने कहा ना कि हर मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन हर मेथड हर किसी के लिए मुआफ़िक है या नहीं है, ये आपको एक तरबियत याफ़्ता सर्विस प्रोवाइडर ही बता सकता है। जब तक वो आपकी हिस्ट्री नहीं लेगा, आपकी एलिजिबिलिटी, मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं देखेगा, वो ना सिर्फ़ आपको और फिर मैंने कहा कि इन्फॉर्म हुँ, चॉइस भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी के साथ कोर्जन नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और ये मेरा ख़्याल है ये सारे हमारे ह्यूमन राइट्स में आता है, और दिस इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट कि उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। आई नो कि आजकल इंफॉर्मेशन लेने के बहुत से तरीके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता है, गूगल और चैट हुँ। जीपीटी, और आप सवाल डालते हैं और जवाब आने लगते हैं, लेकिन वो आपसे आपकी हिस्ट्री भी अगर पूछ लेगा ना, तो वो आपको एग्जामिन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए लामोहला आपको कोई एक तरबियत याफ्ता सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, जो आपको हाथ लगा के आपका मुआयना भी करे और फिर आपको गाइड करे। मेरा ख़्याल है बिल्कुल। मैंने आपके सवाल का जी, जवाब जी, दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, परफ़ेक्ट। इसी से हम एक सवाल निकालते हैं कि हमें पता चल गया माने हमल तरीकों का, और बड़े अच्छे से आपने बताया कि सबके लिए सब चीज़ नहीं है। उसकी जो लाइफ़ स्टाइल की प्रेफ़रेंस है वो देखा जाता है, या आपने मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया। तो इसके साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि बहुत सी गलतफ़हमियाँ या पाई जाती हैं फ़ैमिली प्लानिंग के तरीकों को लेकर। तो उस पे आप थोड़ा-सा कुछ वज़ाहत करेंगी हमारे देखने वालों जी, के नहीं, नहीं, लिए? बहुत अहम सवाल है, क्योंकि देखिए, कॉन्ट्रसेप्टिव्स जहाँ बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर के साथ, जैसे मैंने साइड इफ़ेक्ट्स की शुरू में हुँ, बात हुँ। की, तो हर के साथ कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स लगे हुए हैं। और फैमिली प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है काउंसलिंग, कि जब तक आपने आप उस जोड़े को, उस औरत को या उसके शौहर को मुकम्मल बात नहीं बताएँगे, उनको समझाएँगे नहीं कि ये फैमिली, एक तो पहले, सबसे पहले हम एक जनरल काउंसलिंग करते हैं जिसमें हम सारे मेथड बताते हैं, और उसके बाद जब हम कोई मेथड उसके लिए सिलेक्ट कर भी लेते हैं, तो फिर हम मेथड स्पेसिफिक काउंसलिंग की तरफ जाते हैं, और फिर हम बैलेंस काउंसलिंग कर रहे होते हैं, कि ताकि हम उसको फिर हम एक मौका भी देते हैं कि वो सवाल पूछे। जी। जहाँ तक बात ये कि मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हैं। वो इसी वजह से हैं कि क्योंकि किसी, मैंने अपनी बहन से सुना था, अपनी खाला से सुना था, पड़ोस से सुना था। हर किसी के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, राइट?
और वो इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि उनका सर्कमस्टांस डिफरेंट है, वो कहाँ गए, कहाँ से सर्विस ली, किस क्वालिटी की उन्होंने ओरल पिल खाई, कहाँ से इंजेक्शन लगाया। ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं। असर करते हैं हुँ, कि वो मेथड उसके लिए अच्छा था या नहीं। अब एक आम अफ़वाह ये है कि अगर हमने जो कि छल्ला या आईयूसीडी जो लंबे अरसे हुँ, का हुँ, वक्फ़ा है, 10 से 12 साल का आपको वक्फ़ा दे सकता है। एक मिथ ये है कि जी वो तो दिल पे चढ़ जाता है। अब या ये कि वो दिमाग पे असर कर रहा है। तो मतलब ये ऐसी अफ़वाहें हैं जिनके लिए बात करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं होता। आपको पता है एक छोटी-सी चीज़ है और यूट्रस जिसमें 9 महीना बच्चा रह सकता है, तो वो एक छोटी-सी चीज़ उसको क्रॉस करके दिल तक तो नहीं पहुँचेगी ना। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि जब हमारा क्लाइंट आए तो हम थोड़ी-सी उसको एनाटॉमी भी बता दें कि देखें जिस्म का जो उज़ू है, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो किस तरह से अल्लाह ने उसको बनाया है, उसका काम करने का तरीका क्या है, और जो हम आपको माने हमल का जो वक्फ़ा दे रहे हैं, वो किस जगह जाके कैसे काम करेगा। अगर वो ये समझ गया, तो फिर मुझे लगता है कि ये जितने भी ख़दशात हैं कि जैसे अमूमन लोग कहते हैं कि जी वज़न बढ़ जाता है, या ये कि नुकसान करेगा, आइंदा कभी बच्चा नहीं होगा, बांझपन की तरफ चले जाएंगे। तो ये सारी जो अफ़वाहें हैं, इनको हम इजीली सही मालूमात दे के क्लाइंट को उनको हम मुतमईन कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया का दौर है जी। और बहुत सी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे आ रही होती है और नाज़रीन और सामीन वहाँ से ले रहे होते हैं। तो ये बताइए कि दुरुस्त मालूमात कहाँ से मिलेंगी? क्या हम सोशल मीडिया से मिलने वाली मालूमात को दुरुस्त करार दें? हमारी आम औरत जो बैठी घर में देख रही है। देखिए, मैं सोशल मीडिया को बहुत पॉजिटिव लेती हूँ और मेरा मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन का होना हर किसी का बुनियादी हक है। लेकिन जब हम सेहत की बात करते हैं तो हमें जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है, वो हमें एक गलत राह की तरफ भी लेके जा सकती है। तो बिल्कुल। इसलिए दुरुस्त और मुस्तनद मालूमात के लिए आपको किसी ऐसे इदारे में जाना होगा जहाँ पे कि तरबियत याफ्ता प्रोवाइडर्स मौजूद हों। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आप अपने इलाके में नज़र डालें कि आपके करीबी अगर कोई गवर्नमेंट का इदारा है, जैसे बहबूदाबादी के सेंटर्स थे। साथ ही साथ प्राइवेट में हमारे पास बहुत अच्छे क्लिनिक्स हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा जो मिज़राब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंसा फैमिली क्लिनिक्स। आई थिंक कि ये ऐसे इदारे हैं जहाँ पे काउंसलिंग, फैमिली प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस पे बहुत तवज्जो दी जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर हम सोशल मीडिया का देखें, वो एज अ ट्रिगर है ना, उसने आपको एक इशारा दिया। अब आप उस इशारे पे चलना ना शुरू करें, बल्कि उसको पहले जाके एक इदारे में जाके मुस्तनद तरबियत याफ्ता एक टीम मेंबर से अगर आप बात कर लेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगे। सही, यानी कि आपका ये मशवरा है कि नॉर्मली कोई भी आके मीडिया पे बात करना शुरू कर देता है, चाहे वो उसका एक्सपर्ट हो या ना हो। तो मुस्तनद इदारे या मुस्तनद जो कंसल्टेंट है, बिल्कुल। उसी से आप रब्ता करें सही हाँ, मालूमात के बिल्कुल, लिए। जैसे हम बिल्कुल। शुरू से ही ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ़ मालूमात का होना ही काफ़ी नहीं होता, फिर हमें उसका हिस्ट्री टेकिंग है, उसकी प्रेफ़रेंसेस है, हुँ, उसका फ़र्टिलिटी इंटेंशन है, इस सब का जानना ज़रूरी है, और उसके बाद उस जो भी इन्फॉर्मेशन वो लेके आई है, वो सही है या गलत है, इसका फ़ैसला भी कोई मुस्तनद तरबियत याफ़्ता अगर शख़्स करता है, तो वो ज़्यादा बेहतर है, रादर दैन कि आप चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं या गूगल से पूछ रहे हैं या जो भी है। तो मुझे लगता है ये एक आसान रास्ता ज़रूर है, लेकिन उसमें मुश्किलात हो सकती हैं, तो इससे सही। बचने की ज़रूरत है। और आपको अपने इलाके में करीबी जो भी अस्पताल या क्लिनिक्स या जो भी ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम कर रहे हैं, तो उनसे रुजू करें, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर बात है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ानदानी मनसूबाबंदी अ, का लफ्ज़ आता है और फ़ौरन से एक औरत ज़हन में आ जाती है। आप क्या समझती हैं कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी सिर्फ़ एक औरत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और जब हम ख़ानदान का लफ्ज़ ले लेते हैं तो उसमें मर्द औरत दोनों शामिल हो जाते हैं। और सही। जैसे हमने शुरू में कहा कि जब आप एक शादी के बंधन में बनते हैं, एक जोड़ा बनता है, तो फिर उनको ज़िम्मेदारी भी पूरी मुकम्मल उठानी चाहिए। एक तरफ खाली औरत की ज़िम्मेदारी कर दें या मैं कहूँ कि मर्द की ज़िम्मेदारी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सही। दोनों पार्टनर्स जब तक बैठ के बाहमी मशवरा नहीं करेंगे, ना ही वो अच्छा डिसीजन ले सकेंगे अपने लिए, और ना ही मुस्तकबिल में वो कंटिन्यूटी ऑफ अपटेक ऑफ फैमिली प्लानिंग भी एक बड़ा मसला है। लोग लेते हैं जब जिसे कहते हैं ना कि बग़ैर किसी रज़ामंदी के, जब आप एक दूसरे की रज़ामंदी नहीं लेते और कोई तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसको आप ज़्यादा अरसे तक कंटिन्यू भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी फ़ैसला करें वो दोनों मियाँ बीवी करें। और क्योंकि मर्द के इस्तेमाल के लिए जो माने हमल तरीके हैं वो कम हैं, औरत के लिए चॉइसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए औरतों ने खुद से ये ज़िम्मेदारी अपना ली है कि शायद वही इसकी ज़िम्मेदार हैं, जबकि ज़िम्मेदार मर्द भी है। अगर हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कौन-सा मेथड इस्तेमाल हो रहा है, तो वो कॉन्डोम है कि 12% जो आबादी, जो सबसे हाईएस्ट इस्तेमाल होने वाला मेथड है, वो कॉन्डोम है जो मर्द इस्तेमाल कर रहा है। तो बिल्कुल। ये मिथ भी ख़त्म हो गई। लेकिन ज़िम्मेदारी जो है वो दोनों की है, और दोनों मिल के फ़ैसला करें कि कौन इस वक्त इस मसले को हल करने में अपना किरदार करेगा। अगर शौहर उसको अच्छी ग़िज़ा दे रहा है, अच्छा माहौल दे रहा है, उसके बच्चे जो हैं वो एक सही वक्फ़े से उसने पैदा किए हैं, खुशहाल घराना है, तो मैं हो सकता है औरत ये ज़िम्मेदारी उठा ले, बिल्कुल। खुशी-खुशी उठा ले। तो लेकिन उसमें उसके शौहर की रज़ामंदी होना बहुत ज़रूरी है। तो ख़ानदानी मनसूबाबंदी बग़ैर ख़ानदान के हो नहीं सकती। लेकिन ऑफ़ कोर्स जैसे हमने कहा कि जी गेट कीपर्स में पहले हमारी जो घर की सास थीं या बुज़ुर्ग थे, तो वो भी इसमें हिस्सा डालने की कोशिश करते थे। उनके लिए मैं बस ये कहूँगी कि ज़रूरी है कि जिस तरह से ज़माना तरक्की कर रहा है, हर रोज़ हमें एक नई चीज़ सुनने को मिलती है, तो उसमें अगर हम उस यंग कपल को ही डिसीजन मेकिंग का वो दे दें हक़, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन सही। ये ज़िम्मेदारी दोनों की है, औरत की हरगिज़ नहीं हो बिल्कुल। सकती। एक और बहुत अहम मौज़ू जिसका आपने तौलीदी सेहत के हवाले से भी उसमें बात की थी, और मैं ये चाहूँगी उस पे थोड़ा-सा हम डिटेल में बात कर लें। वो ये जो जिनसी तौर पे मुंतकिल होने वाली बीमारियाँ हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि बहुत शाय फ़ील करती हैं ख़वातीन आके बताने में। कुछ सोशल फैक्टर्स भी होते हैं और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो आप इसके ऊपर थोड़ा-सा बताएँ कि इसकी मैनेजमेंट कैसे हो सकती है? अगर किसी को एक तो ट्रांसफ़र कैसे होती है, दूसरा ये है कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे? मुझे लगता है कि ये बहुत अहम सवाल है, और कम्युनिटी का ये एक ऐसा मसला है जिस पे बात करने में लोगों को अमूमन शर्म आती है। बिल्कुल। अमूमन हमने अपने क्लिनिक्स में भी देखा है कि जब ख़वातीन किसी इस तरह की शिकायत लेके आती हैं, कोई सिम्पटम या कोई साइन उनको हो रहा होता है, तो वो हिस्ट्री देते हुए भी हिचकिचाती हैं, वो सही आपको बात नहीं बताती। तो इसमें भी मैं फिर वही बात करूँगी कि मियाँ बीवी दोनों का बाहमी फ़ैसला होना चाहिए। अगर औरत को तकलीफ़ हो रही है, तो शौहर हो सकता है कि उसकी वजह उसका शौहर हो। बिल्कुल। तो अब हमें दोनों की हिस्ट्री लेनी है, दोनों को एग्ज़ामिन करना है, और दोनों को एक साथ लेके हमने ट्रीटमेंट का प्लान बनाना होता है। समटाइम्स हमें कपल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। होता ये है कि जी अगर हम बीवी को कोई शिकायत हो रही है, इसको सिम्पटम आ रहा है, वो अकेले जाके दवा खाना शुरू कर देती है, लेकिन जब भी वो अपने शौहर के साथ होती है, वो बीमारी उसको बार-बार आ रही होती है, रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहा होता है। तो फिर उस वक़्त हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि हाँ, वजह हो सकता है कि उसकी शौहर की तरफ हो। तो अगर दोनों जो कपल है, अगर वो दोनों एक साथ आते हैं, तो इस तरह के इन्फेक्शंस जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है, जो आपका तौलीदी निज़ाम है, उसके इन्फेक्शंस हैं, उसमें मियाँ-बीवी दोनों की हिस्ट्री लेना, दोनों को एग्ज़ामिन करना समटाइम्स बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब इलाज का आप प्लान दें, तो वो फिर दोनों उस पे अमल करें और फिर आइंदा के इन्फेक्शन से बच सकें। देखें, हमने अक्सर देखा कि एचआईवी पे बहुत ज़्यादा हम अब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये बीमारी नहीं थी, लेकिन अब ये भी इन्फेक्शन हम देखते हैं। अमूमन अंदरूनी सिंध में जो है इस बीमारी का इंकशाफ हुआ कि जी पूरे जो है कम्युनिटीज़ में उसकी वजूहत अलग भी हो सकती, ज़रूरी नहीं कि ये जिनसी मिलाप से हो रही है। हो सकता है कि वो उसने ब्लेड
इस तरह का नीडल जिसे कहते हैं ना इस्तेमाल की हुई हुँ, हुँ। सिरिंज, अगर एक बीमार आदमी की सिरिंज जो है वो एक सेहतमंद आदमी को लगा दी जाए तो फिर वो बीमारी उसको ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये इस तरह के इन्फेक्शंस हैं जो एक से दूसरे की तरफ चले जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किसी को कोई भी इस किस्म की अगर शिकायत है, कोई सिम्पटम्स एंड साइंस उसको नज़र आ रहे, तो वो अपने करीबी क्लिनिक की तरफ जाए और वहाँ जाके फिर वो फ़ैसला होगा कि ये मियाँ बीवी दोनों को ट्रीट करना है या सिर्फ़ एक को ट्रीट करना है। तो आई थिंक कि मैं इसका जानना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। देखिए कि तकलीफ़ कोई सी भी हो, चाहे हम कहते हैं कि जी अमूमन लोगों को पानी की शिकायत हो रही है या ख़ारिश है या उनको छाले पड़ रहे हैं अपने तौलीदे उज़ू पे, तो ये सारी वो ऐसी कैफ़ियत हैं जिन पे के डॉक्टर या तरबियत याफ़्ता सर्विस प्रोवाइडर का मुआयना करना और टेस्ट, समटाइम्स हमें इन्वेस्टिगेशंस भी करानी पड़ती हैं और फिर हम उसको दवा का जो भी जिसे कहते हैं ना कपल ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एसटीआई या आरटीआई को अगर हम ट्रीट करना चाहें तो कपल ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एब्सोल्युटली, उसके एब्सोल्युटली। अलावा क्योंकि बार-बार रिपीटेडली जब फीमेल्स आ रही होती हैं तो उनका क्वेश्चन मार्क हो जाता है सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि कपल ट्रीटमेंट ही इसका सॉल्यूशन है। अदरवाइज़ वो दोबारा से वो जी, इन्फेक्शन जो है वो बिल्कुल, गेन बिल्कुल। और करेगी। फिर ये देखें, हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ मर्द अमूमन एक से ज़्यादा शादियाँ भी हैं, 2 शादी या जो जिसे कहते हैं ना मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो हुँ। उसमें फिर इस तरह के इन्फेक्शंस का बार-बार होना बहुत कॉमन हो जाता है। तो हमें बहुत ही विजिलेंटली इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है और इस पे बात करनी, क्योंकि अगर आपने इस इन्फेक्शन को क्योर नहीं किया, आपने ट्रीट नहीं किया, तो ये आइंदा का बांझपन बन सकता है, आपको इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाएगा ये। और फिर ज़ाहिर है वो एक तरह का अगेन एक कमज़ोरी है जो जिसके लिए लोग अमूमन शर्मिंदा भी होते हैं और जो कम्युनिटी जो कल्चर है हमारा वो फिर उसको एक तरह से अच्छे अल्फाज से नहीं कहा जाता कि जी बांझपन इट्सेल्फ, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये लफ्ज़ खुद जो है एक तरह का जिसे कहते हैं ना प्रेशर क्रिएट करता है बिल्कुल। और एक तरह का डिप्रेशन क्रिएट करता है किसी भी औरत के लिए। अगर हम ये कहें कि ये बांझ है, तो ये एक तरह का उसके साथ मुझे लगता है इमोशनल ट्रॉमा हम कर रहे होते हैं। तो जब हमें पता है कि एक छोटे से इन्फेक्शन को जब हम ट्रीट कर सकते हैं तो हम इतनी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं या एक नाअहली से बच सकते हैं, तो व्हाई नॉट। तो मुझे लगता है कि जी आपने बिल्कुल सही कहा कि मियाँ बीवी अगर हुँ। दोनों आए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक और सेहत का मसला है जो आजकल हम सोशल मीडिया पे भी बहुत रील्स आ रही हैं उसके ऊपर, ख़ास तौर पे यंग गर्ल्स का पीसीओ, जी, पॉलिसिस्टिक ओवरीज़ का। जी। तो यंग गर्ल्स के अंदर और उसके अंदर बहुत से जो है एक्सपर्ट्स सोशल मीडिया पे एडवाइजेस भी दे रहे होंगे, आप क्या कहेंगी इस सिलसिले में? देखिए, मैं फिर वही बात करूँगी कि एक तो पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, एक डिज़ीज़ है। ओके। अब उसके लिए अगर हम सिर्फ़ सोशल मीडिया से जो मालूमात लेके अगर हम अपने पर फ़ैसला करेंगे तो ये नामुनासिब बात है। हुँ। इसके लिए वही अगेन मैं फिर बार-बार कहूँगी कि आपको एक क्लिनिक या एक सेंटर या एक तरबियत याफ़्ता प्रोवाइडर के पास जाना चाहिए। अब हो आजकल ये रहा है कि क्योंकि इंफ़ॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है, जो हमारी यंग गर्ल्स हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा उनको एक्सेस मिला हुआ है हर तरह के इंफॉर्मेशन का, तो उससे ये हो रहा है कि वो वक्त से पहले बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, ओके। जिसे हम कहते हैं ना हार्मोनल चेंजेस जो जिस वक्त पे आनी चाहिए थी अब वो वक्त से पहले आ रही हैं। जैसे ओके। मेनार्की की मैं अब बात करूं कि हम पहले कहते थे 11 से 12 साल की बच्ची को माहवारी शुरू होगी, अभी अब हम सुनते हैं 8 से 9 साल में आ रही है। तो ये इस तरह की चेंजेस हैं और इसको हरगिज़ मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सारा कुछ कसूर इसका सोशल मीडिया है, लेकिन हो ये रहा है कि बच्चे जो है वक्त से पहले मैच्योर हो रहे हैं और उससे जो उनके दिमाग में जो हार्मोन जो बना रहा है पिट्यूटरी, वो पहले से जो है एक्टिव हो जाता है और उसके बाद फिर उससे हार्मोनल इम्बैलेंस होगी। जहाँ जहाँ तक पीसीओएस की बात है, उसमें हम देखेंगे कि जी पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं या ये कि उनका एक्नी आ रही है, वज़न में ऊपर हुँ, हुँ। नीचे हो रहा है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। और फिर जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो फिर हमें अल्ट्रासाउंड्स वगैरह कराने होंगे जिसमें हम देख टेस्ट होंगे और फिर उसके बाद हम अगर और फर्दर करें तो पता चलेगा कि जी उसमें वो पानी की थैलियाँ बैज़ादानी में बन गई हैं, जिसकी वजह से जो है मसाइल है, तकलीफ़ है, ज़ाहिर है एक तरह का एक पेन है जो उसको रह रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना एक तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है कि जी ओके। हमारी जो खुराक है, हम बच्चियों को क्या खिला रहे हैं
और आजकल आपको सुना होगा कि जी इतना ज़्यादा जो चिकन है और इस तरह का जो फ़ास्ट फूड बच्चे खा रहे हैं, बिल्कुल। और उनमें जो हार्मोन्स इंजेक्ट किए जा रहे हैं कि जी हुँ, वो चिकन जल्दी बड़ी हो जाए, तो उससे जो जो खाने वाला बच्चा है उसको तो नहीं पता ना कि उसने क्या खाया। उस खाने से जो तब्दीली उसके जिस्म में आ रही है, हार्मोन्स में आ रही है, वो उसको इस बीमारी की तरफ लेके जाती है, जो आगे चल के ओबेसिटी और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है इनफर्टिलिटी की तरफ। तो मुझे लगता है कि इस वक्त ज़रूरत ये है कि बच्चों को हम उनकी ग़िज़ा पे ख़ास तवज्जो दें, उनकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, और जितना ये फ़ास्ट फूड है उससे बचा जाए उतना बेहतर है, ताकि एक तो वज़न भी आपका ठीक रहेगा, आपके जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो भी आपके हुँ, हुँ। कंट्रोल रहेंगे। और अगेन फिर वही बात आती है कि अगर कोई साइन या सिम्टम आपको तकलीफ़ देना शुरू हो रहा है, तो फिर आपको बात करने की ज़रूरत है, आपको मशवरा करने की ज़रूरत है कि तो फिर आप जाएँ किसी डॉक्टर के पास, ताकि फिर वो आपको पूरा लाहे अमल बना के दें कि इसको किस तरह से मैनेज करना ओके। है। अच्छा, अभी ड्यूरिंग डिस्कशन आपने इनफर्टिलिटी की बात की। एक तो एसटीआई से रिलेटेड आपने कहा कि अगर हम उसको अनट्रीटेड छोड़ेंगे तो वो भी जो है इनफर्टिलिटी का सबब बनता है। इसी तरह दूसरी बात अभी आपने जो है इसकी की जो हम पीसीओ की, कि वो भी जो है इनफर्टिलिटी की तरफ जाता है। तो थोड़ा-सा मैं चाहूँगी कि हम इनफर्टिलिटी की बात कर लें कि रूटीन में हमने क्या देखा है अपने कम्युनिटी के अंदर, कि अभी 1 या 2 या 3 महीने शादी को हुए होंगे और हमारे पास कपल आ जाता है कि जी बच्चा नहीं कंसीव ठहरा। नहीं कर रहे। जी, तो ये एक है एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ बिल्कुल। अलमिया, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये एक हमारा कल्चर बन गया है कि जैसे ही कहीं शादी, पहले हम कहते हैं शादी नहीं हो रही, शादी नहीं, जैसे ही शादी होती फिर हम कहते हैं बच्चा नहीं हो रहा। तो एक तरह का प्रेशर हम बिल्ड कर देते हैं उस कपल के लिए कि जो जबकि साइंस हमें ये बताती है कि 1 साल के अंदर, यानी शादी हुई और वो सेक्सुअली एक्टिव हुए, तो वो 12 महीने तक अगर उसको बच्चा नहीं कंसीव हो रहा, तो उसे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर उसकी उम्र 35 साल से कम है। लेकिन अगर हाँ, उसकी उम्र 35 साल से ऊपर है, तो फिर मैं ये कहूँगी कि हाँ, 6 महीने के लिए हम उसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे फॉर इनफर्टिलिटी, लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो वो फिर किसी ना किसी डॉक्टर के पास जाके ज़रूर कंसल्ट कर ले। तो वो वाला प्रेशर तो ख़त्म हो जाना चाहिए कि जी 3 महीने के बाद ही बच्चा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि उस वक्त टाइमिंग उनकी करेक्ट नहीं है, या ज़ाहिर है एक नया जब अमल शुरू होता है तो उसमें बहुत दफ़ा ऐसा चांसेस होते हैं कि कंसीव करने में 11 से 12 महीने लग सकते हैं। तो उसके लिए हमें ओवर ट्रीट नहीं करना किसी को, ना कि हम हुँ। ज़बरदस्ती करें किसी के साथ। ठीक है, अगर बच्चा नहीं ठहरा है और आपको लगता है कि हाँ, आपको बच्चे की ख्वाहिश है और आपको कोई इस तरह की जिस्मानी कमज़ोरी भी नहीं फ़ील हो रही है, तो फिर आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएँ। और उसमें फिर हमें थोड़ी-सी इन्वेस्ट, पहले तो हिस्ट्री है, फिर ये कि आपको पता होना चाहिए कि डेज़ ऑफ ओवुलेशन क्या है, और हुँ। आप जो इंटरकोर्स मुबाशरत हो रही है वो किस वक़्त में हो रही है। समटाइम्स सिर्फ़ हिस्ट्री लेके और उसी से ही जब क्लू निकल आता है कि जी मसला यहाँ पे है, कोई फ़िज़िकल मसला नहीं है, सिंपल टाइमिंग का मसला है। तो आप उसको डेज़ ऑफ ओवुलेशन बताते हैं कि जी ये महीने के पूरी साइकिल में यही 8 दिन है जहाँ बच्चा ठहरेगा, तो इन 8 दिनों में मिलना ज़रूरी है। ये एक मैं बिल्कुल आम हुँ, अल्फ़ाज़ में हुँ। बता रही हूँ, आई एम सॉरी आई एम जस्ट सेइंग दीज़ वर्ड्स, इट्स गुड। बट या हाँ। लेकिन ये हुँ। हमें समझना चाहिए, हर किसी को समझना चाहिए कि पूरे महीने में वो कौन से ख़ास दिन हैं जिसमें कि बच्चा ठहर सकता है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी एक गलतफ़हमी ये है कि हमेशा बांझपन औरत के साथ मुंसलिक कर दिया गया है कि जी जो भी मसला है औरत के साथ है, बस इसको ट्रीट करो। लेकिन अगर मर्द अपना सीमन एनालिसिस का टेस्ट करा ले, तो मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ी लंबी टेस्टों से हम बच जाते हैं। होता यही है कि जी 1 साल से इलाज हो रहा है, सिर्फ़ औरत का इलाज हो रहा है, उसके शौहर का इलाज नहीं हो रहा। बल्कि शौहर ने तो कह दिया मेरा मसला ही नहीं है, ये तुम जानो। तो ये एक गलतफ़हमी है ना, तो अगर शौहर भी आके अपना हिस्ट्री दे, उसको अपना एग्ज़ामिन कराए, और साथ ही साथ एक बहुत ही मामूली सा टेस्ट है, अगर वो टेस्ट हो जाता है और उसमें हमें पता चल जाते हैं कि भई उसके जरसूमे किस तरह के हैं, अगर क्वालिटी जरसूमे हैं तो हम कहेंगे हाँ भाई आपका मसला नहीं है, अब हमें औरत को फ़ोकस करना है। लेकिन ये बेसिक टेस्ट है जिसका हो जाना बहुत ज़रूरी है, और हम अपने माशरे में देखते हैं कि यही टेस्ट नहीं होता,
और हम बहुत जी। सारा पैसा अपने अल्ट्रासाउंड, औरत के अल्ट्रासाउंड्स और हार्मोनल टेस्ट, हार्मोनल एसिड्स, ये सब हम कराते रहते हैं। और शौहर जो हैं वो थोड़ा रेजिस्टेंस देते हैं कभी कभी। उनके जो, मैं आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, लेकिन ऐसा होता है कि जी ख़ानदान के लोग जो हैं वो अमूमन जो है वो अपने लड़के को बचा लेते हैं और कहते हैं कि जी आने वाली जो लड़की है बस मसला इसी के साथ है। तो मुझे ये लगता है कि इनफर्टिलिटी को ट्रीट हम आसानी से कर सकते हैं। हाँ, इन केस कोई ऐसी कंडीशन है जो कि ट्रीटेबल नहीं है, तो उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम आगे की आईवीएफ की मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन सिर्फ़ आपका लाइफ़स्टाइल को चेंज करके, आपकी हैबिट्स को चेंज करके, आपकी डाइट को चेंज करके, समटाइम्स हम सिर्फ़ ओबेसिटी को एड्रेस करते हैं हुँ, और हम हुँ। कहते हैं कि वज़न कम कर लो, उससे लड़कियाँ कंसीव कर लेती हैं। तो इट डिपेंड्स कि जी कौन-सा फैक्टर जो है वो उसको वजह बन रहा है इस कमज़ोरी का। तो मुझे लगता है कि हम मतलब बीइंग एक माशरे का फ़र्द होने का ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं किसी भी नए शादीशुदा जोड़े पे अपनी मर्ज़ी ना थोपूँ कि 3 महीने में ही हुँ। प्रेग्नेंट हो जाओ। क्योंकि उसका जो वक़्त है वो उसको 1 साल कम से कम वो एन्जॉय करें, एक-दूसरे को समझें और उसके बाद फिर अपनी फैमिली को बढ़ाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब रूटीन में ये है कि कम से कम हमें 1 ईयर तक वेट करना चाहिए बिफ़ोर कि हम किसी को कह दें कि इनफर्टिलिटी है या हाँ, इनके बच्चे बिल्कुल। नहीं हो रहे। और इसके अंदर एक और है, उसमें आप अपनी राय दीजिएगा कि स्ट्रेस का एलिमेंट कितना है? एक नई लड़की जो एक नए घर में आई होती है, जी, तो वो भी बिल्कुल। बहुत कंट्रीब्यूट करता है। एब्सोल्युटली, देखिए मेंटल हेल्थ पे दुनिया भर में आजकल बात हो रही है और हम जब भी मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं तो वो आगे जाके वो डिप्रेशन, एंजाइटी और फिर वो कन्वर्ट होता है इनटू सम मेडिकल इलनेस। तो बिल्कुल इस तरह का प्रेशर किसी भी, हम अगर नए शादीशुदा जोड़े पे, चाहे वो मर्द हो या और, बिल्कुल। एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी हैं और उसमें जो है वो बहुत सी ऐसी, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रही हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि वो खौफ की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको एक अच्छा माहौल दें। और औलाद ज़ाहिर है अल्लाह की नेमत है, जब जिसने आना है उसने आना है, किस वक्त आना है तो ये भी अल्लाह ही डिसाइड बिल्कुल। करता है। इंसान सिर्फ अच्छा प्लान कर सकता है और कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी जो भी हमारी बच्चियां हैं या जो नए शादीशुदा जोड़े हैं उनको हम ऐसा इन्वायरमेंट दें, सपोर्टिव इन्वायरमेंट दें कि इस मसले को हम सही से एड्रेस कर पाएँ। सही। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है और मैं ये ज़रूर। चाहूँगी कि अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात नहीं करेंगे तो आई थिंक जी, कि हमारा बिल्कुल। मैसेज कंप्लीट नहीं होगा। तो एब्सोल्युटली। मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या चीज़ है और क्या मशवरा देंगी आप हमारी ख़वातीन को? आई थिंक कि ये एक ऐसा अमल है जो कि हमारे तौलीदी निज़ाम को पूरा करता है। अगर यही ना हुआ तो फिर हम बिल्कुल। जो बाकी सारी बातें हमने की वो फिर बेमायने हो जाएँगी। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ मुझे लगता है कि मेनार्की से लेके मेनोपॉज़ तक उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो हम मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन की बात करते हैं। जब ये अमल शुरू होता है, हम सबको पता है कि बलूगत के वक़्त जो कि अमूमन 12 से 14 साल में बच्चियों को पहली दफ़ा आता है, तो उस वक़्त हमें उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है कि सफाई, हम कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन क्या हम उन बच्चियों को एम्पावर करते हैं कि वो इस सारे अमल को अच्छे से मैनेज कर सके। देखिए ये चीज़ ऐसी है जो हर महीने उस बच्ची को उससे गुज़रना होता है, हर औरत को जो कि अपनी रिप्रोडक्टिव एज में है उसको हर महीने से गुज़रना है। तो उसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। फिर हम वही घूम फिर के प्लानिंग पे आ जाते हैं और फिर प्लानिंग करेंगे अच्छा तो फिर मैनेज कर सकेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर कल्चर में डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जाता है। कुछ जगहों पे कपड़े का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, जो वो उसको धोते हैं और फिर दोबारा इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगहों पे सैनिटरी नैपकिन्स हैं, या जो भी, अगर हम शहरी इलाकों की तरफ आ जाएँ तो अब अवेलेबिलिटी सैनिटरी नैपकिन्स की बहुत कॉमन है और अब कीमत भी कदरे कम हो चुकी है, तो उसको मैनेज किया जाता है। लेकिन
हम एक अपनी बड़ी आबादी की तरफ अगर देखें तो मुझे लगता है कि इस माहवारी के दिनों में सफाई को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ये हमें फ्यूचर के इन्फेक्शन से बचाएगा। अगर बिल्कुल। आप अच्छा साफ़ कपड़ा इस्तेमाल करेंगे, तो उन कपड़े का धोना, हुँ, उसको हुँ। सुखाना और फिर उसको दोबारा इस्तेमाल करने का भी एक तरीका है कि अगर आपने उसको धूप लगाई है उस कपड़े को, ताकि जो भी जरासीम है वो उससे पाक हो जाए। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी ख़वातीन माहवारी के दिनों में जो भी तरीका इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो नैपकिन्स हैं या कपड़े का इस्तेमाल है, तो वो साफ़ हो। और दूसरा, उसको कितनी देर तक इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक अगर एक सैनिटरी नैपकिन लगाया तो आप पूरा दिन लगाए हुए हैं और फिर ओके। आप उसको बदल नहीं हुँ, रहे, हुँ। तो उससे भी जरासीम पैदा होंगे उसके अंदर और वो आपको तकलीफ़ देगा। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ के साथ अगर हाइजीन का वर्ड भी हम इस्तेमाल कर लें साथ साथ, तो बहुत अच्छा है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास वो तरीके मौजूद हों जो कि आसानी से दस्तयाब हों। हम जहाँ डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स की बात करते हैं, तो उसको डिस्पोज़ ऑफ कैसे किया जाएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम देखते हैं हर तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं और वहाँ पड़ा हुआ है, वो भी बीमारी का बायस बन सकता है। तो इसलिए उसको प्रॉपर आपने कैसे डिस्पोज़ करना है, ये भी पता होना चाहिए। और अगर आप रीयूज़ेबल चीज़ों की तरफ जाते हैं, जो मुझे लगता है कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बेहतर है, तो उसको बाकायदगी से धोना और उसको सुखाना और उसको फिर जरासीम कश, जैसे हम कहते हैं हुँ, ना, हुँ। सॉल्यूशंस अगर आपने धो लिया है, एंटीसेप्टिक्स इस्तेमाल कर लिए, तो वो भी उतना ही काबिल अमल है जितना कि डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन। मैं ये चाहूँगी कि स्कूल्स में हमारा जहाँ पे बच्चियाँ मीनारकी से गुज़रती हैं, वहाँ पे भी एक सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए। वहाँ हुँ, पे हुँ। भी स्कूल्स में अगर टीचर्स कोई ज़िम्मेदारी ले लें कि हाँ, अगर बच्चियाँ, क्योंकि उस वक़्त फ़ियर बहुत ज़्यादा होता है ना, और जब खौफ़ होता है तो फिर और वो फिर जब अपनी दोस्तों से जब बात कर रही होती है तो गलत-गलत उनको मशवरे दिए जा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी जो मैनेजमेंट है वो स्कूल से शुरू होगी, कि आप एजुकेशन का पार्ट बनाएं, वहाँ पे वो सारी सहूलियात दें, जबकि अगर कोई बच्ची ड्यूरिंग स्कूल, ताकि अब जो एब्सेंट होती है ना बच्चियाँ, कि जी पीरियड्स आ गए तो अब एब्सेंट, स्कूल नहीं जाएंगे, तो उसकी बड़ी वजह ये होती है उन्हें मैनेज करना नहीं आता। अगर दर्द हो रहा है तो वो दवा नहीं खाती, क्योंकि बड़ी बूढ़ियाँ कहती हैं कि अगर हुँ। आपने पेन किलर खा लिया तो आपका वो गंदा खून रुक जाएगा। तो ये भी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं। तो हमें मैनेज करना सिखाना चाहिए कि अगर किसी बच्ची को तकलीफ़ है और क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो उसको आप हीटिंग पैड दे दें। इस तरह की चीज़ों से भी बहुत आराम उसको मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि रिप्रोडक्टिव एज, क्योंकि औरत कितनी लंबी है, और अगर हम काउंट करें कि वो कितनी दफ़ा कितने दिन वो मेंसेस से गुज़र रही होती है, तो वो तकरीबन को 6.5 साल बनते हैं। तो और आधी दुनिया मेंस्ट्रुएट कर रही है, लेकिन हमारे हुँ। पास ये टैबू है, हम बात नहीं कर सकते। तो ये भी बड़ी अजीब-सी बात है। और अमूमन हम देखते हैं अब टीवी पे जब एड्स आने लग गए हैं, थोड़ा-सा अब तब्दीली आ गई है, तो भी लोग अनकंफर्टेबल होने लगते हैं अगर वो सैनिटरी पैड का अगर ऐड आने लगे। तो मुझे लगता है ये रवैये में तब्दीली से भी बेहतर हो सकती है सिचुएशन। और अगर हम इसको अच्छे से मैनेज करेंगे, तो हम आइंदा की उसकी जो ज़िंदगी, जो उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ है, उसमें मुझे लगता है कि हम बेहतर और बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आखिर में हम एक छोटा-सा रैपिड फायर का सेगमेंट करेंगे ओहो! टू समराइज़ ऑल श्योर, डिस्कशन। श्योर। सो आर यू रेडी? स्टार्ट? यस। ओके। ख़ानदानी मनसूबाबंदी को एक लफ्ज़ में बयान करें। एक मतलब समंदर को कूज़े में बंद कर रही हैं आप। मेरे हिसाब से तो ऑटोनॉमी, यानी कि खुद मुख्तारी। और ग्रेट। फिर हम ये कह सकते हैं, बहुत सारे अल्फाज आ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ऑटोनॉमी, दैट इज़ द एबिलिटी टू मेक डिसीजन, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पाकिस्तान में ख़ानदानी मनसूबाबंदी को लेकर सबसे बड़ी गलतफ़हमी। आई फील के बांझपन करती है ये ओके। गलत फहमी है। शौहरों के लिए एक पैगाम। शौहरों के लिए मेरा पैगाम होगा कि वो अपनी बीवियों को सुने, रिस्पेक्ट करें और बराबरी का हिस्सा डालें किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। सासों और ख़ानदान के बुज़ुर्गों के लिए पैगाम। उनके लिए ये है कि एहतराम अपनी जगह,
लेकिन क्योंकि ज़माना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत ज़्यादा न्यू रिसर्चेज़ हैं, तो मेरा पैगाम एक अल्फाज का तो नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि आप नए शादीशुदा जोड़ों को ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करें कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से प्लान करें। हर खातून को अपनी सेहत के लिए कौन-सी एक आदत ज़रूर अपनानी चाहिए? मुझे लगता है कि उसको स्पीक अप तो ज़रूर करना चाहिए, और वो इस वजह से, इसकी मैं आपको रीज़न ये बताऊंगी कि अमूमन औरतें छुपाती हैं, वो कभी हेजिटेशन है, कभी शर्म है, कोई प्रेशर है। ब्रेस्ट कैंसर इजीली डिटेक्ट हो सकता है, इजीली उसको ट्रीट भी, इट इज़ ट्रीटेबल अगर आप सही स्टेज पे उसको पकड़ पाएँ। लेकिन ख़वातीन कोई गिल्टी अगर फ़ील भी करती हैं अपने ब्रेस्ट में, तो वो बताती नहीं हैं। तो इसलिए अगर कोई भी उन्हें अपनी जिस्म में कोई तब्दीली ऐसी महसूस हो रही है कि जिसको जो उनको बेआरामी कर रही है, तो काइंडली उसको ज़रूर वो बोलें। तो मैं यही कहूँगी कि औरतों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हमारे सामीन पे प्रोग्राम से सुनने के बाद आज कौन-सा एक ऐसा कदम उठाएँ? सारी डिस्कशन उन्होंने सुनी, आप उनको क्या मशवरा देंगे कि आज से क्या काम करना है उनको? आज से क्या करना है, तो आज से तो ये है कि एक दूसरे के साथ बातचीत करें, और स्टार्ट यू नो मुझे लगता है कि हम जब बात करते हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं ट्रस्ट के साथ, हुँ। तो फिर ये कि बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। तो आज से अगर मैं मनसूबा बंदी का हरगिज़ लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहती, लेकिन आज से ही मिल के डिसाइड करें, फ़ैसला करें हुँ, हुँ। और उस पे अमल करें। प्रोग्राम के ख़िताम पे मैं चाहूँगी कोई एक पैगाम हमारे नाज़रीन, सामीन के लिए। मेरा पैगाम तो ख़ैर मैं क्या, बहुत एक हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे कि आप अपनी सेहत का ख़्याल ऐसे रखें जैसे कि अल्लाह ने आपको एक नेमत दी हुई है, और उस नेमत को हमें ज़ाया नहीं करना, हमें उसको शुक्रगुज़ारी, तो ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स गॉड यही हो सकती है कि हम उसकी हिफाज़त करें। और उस हिफाज़त के लिए अगर हमें कुछ कदम दूर बैठे कुछ लोगों से मदद की ज़रूरत है, या ये कि हमें किसी की रहनुमाई की ज़रूरत है, तो हम उन तक ज़रूर जाएँ। तो जी, यही मेरा मेरा ख़्याल है पैगाम होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर तस्नीम, आपने प्लेज़र अपने इज़ ऑल कीमती माइन। वक्त में से इतना वक्त निकाला और आपने बहुत ही सादा अल्फाज के अंदर जो है जो मेन मसले थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ले लें या ख़वातीन की सेहत के हवाले से ले लें, हमने उस पे बड़े खुलकर बात की है। आई होप कि हमारे नाजरीन और सामीन को हमारी आई होप। आपकी ये सारी एडवाइजेज़ और चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू सो इंशाअल्लाह मच जी। अगेन फॉर योर टाइम। प्लेज़र इज़ ऑल माइन, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन और सामीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगी कि एक सेहतमंद औरत ही मज़बूत ख़ानदान और खुशहाल माशरे की बुनियाद है। सो अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।